अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर के साथ। तो पहला जो ऑर्गन है लिम्फॉइड ऑर्गन वो हमारे पास थाइमस जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है और यहाँ पे टी सेल एजुकेशन होती है। थाइमस जो है वो सुपीरियर मीडियस्टम में लोकेटेड होता है और इसके 2 लोब्स होते हैं और ये लिम्फॉइड ऑर्गन है तो मतलब ये इनकैप्सुलेटेड भी होगा बाय डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसकी एम्ब्रियोलॉजी ये है कि ये थर्ड पेयर ऑफ फेरेंजियल पाउच से के जो एंडोडर्म होता है वहाँ से ये डेवलप होता है और इसकी जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं जो वेंट्रल विंग्स होते हैं थर्ड राइट एंड लेफ्ट फेरेंजियल पाउच वो इसके जो लोब्स होते हैं ना प्राइमोडियम के उनको ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है? और फिर वो कॉर्डियली मूव करता है इनटू द सुपीरियर मीडियासिनम और जो इसका एंडोडर्मल सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं इनटू एपिथेलियल सेल्स जिनको हम थाइमिक एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं या एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स बोलते हैं, एपिथेलियोसाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि लिम्फोब्लास्ट जो होते हैं बोन मैरो में ओरिजिनेट होते हैं और वो आते हैं फिर थाइमस के पास, ठीक है? तो इस यहाँ पे इम्यूनोकम्पेटेंट बनते हैं। इस वजह से थाइमस जो है एक लिम्फो एपिथेलियल ऑर्गन बन जाता है, ठीक है? क्योंकि उसमें अपने एपिथेलियल साइट्स होते हैं और लिम्फोब्लास्ट आते हैं तो लिम्फो एपिथेलियल ऑर्गन बन गया, ठीक है? अच्छा थाइमस जो है ये वेल डेवलप्ड होता है बिफोर बर्थ और कंटिन्यू टू एनलार्ज इन साइज टिल प्यूबर्टी, ठीक है? लेकिन एडल्टहुड में क्या होता है कि ये दोबारा से डिक्लाइन होना शुरू करता है, मतलब इसकी रिग्रेशन होती है जिसको हम इन्वोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसे क्या होता है कि ये सारा जो लिम्फेटिक टिश्यू था उसका वो फैटी टिश्यू उसकी जगह ले लेता है फिर, ठीक? और इसका जो कैप्सूल होता है ना वो इतना बिल्कुल एक कंटिन्यूअस नहीं होता तो इस वजह से उसकी जो लॉब्यूल्स बनते हैं वो एक दूसरे का कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? और लॉब्यूल्स जो होते हैं उनका डायमीटर ऑलमोस्ट 0.5 टू 2 मिलीमीटर डायमीटर होता है, ठीक? और इनका जो 2 पोर्शन होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है, ठीक? और इसमें कोई लिम्फेटिक नोड्यूल्स प्रेज़ेंट नहीं होते, थाइमस में कोई लिम्फेटिक नोड्यूल नहीं होते हैं। अच्छा, अब ये है कि कॉर्टेक्स में जो होता है ना, कॉर्टेक्स और मेडुला में फ़र्क है कि कॉर्टेक्स में 95% लिम्फोसाइट्स होते हैं और ओनली 5% जो है थाइमिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं। जबकि मेडुला में आओ तो टी लिम्फोसाइट्स की तादाद कम हो जाती है और थाइमिक एपिथेलियल सेल्स की तादाद ज़्यादा होती जाती है और साथ में मैक्रोफेजेस भी प्रेज़ेंट होते हैं कॉर्टेक्स में भी और मेडुला में भी, ठीक? अब ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स इनका जो वो है स्टेनिंग कैसे होती है वो डार्क ब्लू होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इमैच्योर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनको हम थाइमोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक? अच्छा अब ये जो थाइमोसाइट्स हैं ये क्या होते हैं ये एक नेटवर्क के फॉर्म में बने होते हैं, ठीक? अच्छा पेरिफेरल रीजन में क्या होता है कि हर लोब में ना लिम्फोब्लास्ट्स होते हैं। अब ये लिम्फोब्लास्ट आए होते हैं बोन मैरो से और वो यहाँ पे ब्लड वेसल्स के थ्रू आते हैं और यहाँ पे वो बना देते हैं थाइमोसाइट्स। अब ये जो थाइमोसाइट्स हैं ना इनकी एजुकेशन होती है, ये मूव टुवर्ड्स द मेडुला करते हैं और फिर वहाँ से जो होते हैं यहाँ पे जो कैपिलरीज़ होती हैं ना, वहाँ के थ्रू फिर निकल जाते हैं मेडुला से, जो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स होते हैं, एफिरेंट लिम्फेटिक्स होती है, वहाँ के थ्रू निकल जाती है। तो ये पूरा जो कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ सेंटर में आते हैं, तो इन सब के बीच में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं थाइमिक सेल एजुकेशन। यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू ये हमारे पास मैच्योर होते हैं, ठीक? अच्छा 95% थाइमोसाइट्स जो होते हैं ना वो इम्यूनोकॉम्पिटेंट प्रॉपर्ली नहीं बन पाते हैं और उनकी एपोप्टोसिस के थ्रू डेथ हो जाती है। ओनली 5% जो होते हैं वो प्रॉपर एजुकेशन होके उनकी इम्यूनोकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, ठीक? अच्छा जो कॉर्टेक्स है ना वो 3 किस्म के सेल्स से बना है, ऐसे लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। पहला जो होता है वो है टाइप 1 थाइमिक एपिथेलियल सेल्स जो कि फ्लैटेंड सेल्स हैं और आउटर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स बनाते हैं और वो कॉर्टेक्स को जो बाहर का कैप्सूल का कनेक्टिव टिश्यू होता है उससे अलग करते होते हैं, ठीक? और जो इसमें स्मॉल आर्टरीज और कैपिलरीज होती है ना उसकी गिर्द भी ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ब्लड थाइमस बैरियर बनाते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं अपलोडिंग जंक्शंस के थ्रू, ठीक? और इस तरह ये हमारे पास जो लेयर होती है कॉर्टेक्स की पहली आउटर मोस्ट लेयर वो कनेक्टिव टिश्यू से और ब्लड वेसल्स से अलग होती है। अच्छा फिर जो टाइप 2 थाइमिक एपिथेलियल सेल्स हैं ये जो होते हैं ये मिड कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं और ये स्टेलेट सेल्स होते हैं और इनकी क्या होती है कि शीट लाइक प्रोसेसेस भी होते हैं और ये एक दूसरे के साथ डेस्मोसोम्स के थ्रू अटैच होते हैं और इनको जो है हम थाइमिक नर्स सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि टी सेल एजुकेशन में या लाइक उनकी नर्सिंग में हेल्प करती है। और लास्ट में आ जाता है टाइप 3 थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, तो ये जो होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। ये भी टाइप 1 की तरह लाइक ऑक्लूडिंग जंक्शंस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये वो कॉर्टेक्स और मेडुला को सेपरेट करते होते हैं, ठीक है? अच्छा ये जो टाइप 2 एंड टाइप 3 है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनके ऊपर MHC2 भी होता है, जो MHC मॉलिक्यूल्स 2 होते हैं ना वो भी होते हैं, तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पे भी काम करते होते हैं TSC एजुकेशन के टाइम पे। इसके बाद जो टाइप 1 2 3 के बाद जो 4 5 6 है ना वो बनाते हैं हमारे पास मेडुला। थाइमिक मेडुला में टाइप
4, 5, 6 थायमिक एपिथेलियल सेल्स के अलावा डेंड्रिटिक सेल्स भी होते हैं और फ्यूअर टी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, ठीक है? तो पहला जो कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन पे प्रेज़ेंट होते हैं, वो है टाइप 4 जो कि एक-दूसरे के साथ, और टाइप 3 थायमिक एपिथेलियल सेल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं ऑक्लूडिंग जंक्शंस के थ्रू, और यहाँ पे एक बैरियर बन जाता है, ठीक? अच्छा, उसके नीचे टाइप 5 आ जाते हैं, और ये जो होते हैं एक-दूसरे के साथ डिस्मोसोम्स के थ्रू जॉइंट होते हैं, और इनके बीच में स्मॉल कंपार्टमेंट्स स्पेसेस होती हैं जहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो आके रिज़ाइड करते हैं, ठीक? और ये लाइटर कलर देता है। अच्छा, फिर टाइप 6 जो है ना, ये बिल्कुल मेडुला का जो सेंट्रल पोर्शन होता है वहाँ पे होता है, और दूसरा ये सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर इसका ये है कि यहाँ पे ये टाइप 6 जो सेल्स हैं वो थायमिक कॉर्पसेल्स बनाते हैं, ठीक है? इनको हम हेसल कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं, ठीक? और ये पैक्स ऑफ टाइप 6 सेल्स होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है ना इस पूरे कॉर्पसेल का, वो 30 टू 100 माइक्रोमीटर के मिड में होता है, और इनकी ये ऐसे बस क्लोज़ली पैक्ड होते हैं, ठीक? और इनका जो सेंट्रल सेल्स होते हैं ना, बिल्कुल इस कॉर्पसल के जो सेंट्रल सेल्स होते हैं, वो केराटिनाइज़्ड और कैल्सिफ़ाइड भी इवन हो सकते हैं, और इनका फंक्शन ये है कि ये जो साइटोकाइन्स है, स्पेशली इंटरल्यूकिन 4 और 7, उनको सीक्रेट करते हैं और टी सेल एजुकेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, फिर वास्कुलर सप्लाई ऑफ द थाइमस एंड ब्लड थाइमस बैरियर, ये क्या है? तो जो वास्कुलर सप्लाई है वो ऐसी है कि आर्टरीज़ एंटर होती हैं एंड द ऑर्गन, वो जो कैप्सूल है ना उसमें एंटर होती हैं, ठीक है? अब ये आर्टरीज़ जो है वो फिर कॉर्टेक्स में भी जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, ब्रांचेज़ ऑफ दिस आर्टरीज़ जो होती हैं ना, वो जाती हैं कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन में, और वहाँ से ये फिर कॉर्टेक्स की तरफ भी ऐसे एनास्टोमोसिन आर्केड्स वगैरह बनाती है, और नीचे मेडुला में भी जाती है, ठीक है? अच्छा, जो मेडुला में जाती है ना, वहाँ पे फिर ये जाके फेनेस्ट्रेटेड जो कैपिलरीज़ होती हैं वो जाके बना लेती है, ठीक? और फिर उसके बाद ये जाके पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में फाइनली ड्रेन होती है, ठीक? और फिर ये इनका जो वीनस साइड भी यही है कि वापस मेडुला से भी, और उससे आ जाती है कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन पे, और वहाँ से फिर ये कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल के ट्रेबेकुलम में ट्रैवल करती है, ठीक? अच्छा, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, ब्लड थाइमस बैरियर, वो हमारे पास बनता है 3 कंपोनेंट से। एक ये कि जो कैपिलरीज़ है हमारे पास, जो बिल्कुल कॉर्टेक्स के आउटसाइड पे जो कैपिलरीज़ होती हैं उनका एंडोथेलियम, क्योंकि वो कंटीन्यूअस कैपिलरीज़ होती हैं। तो उनका एंडोथेलियम की जो बेसल लेमिना होती है वो इंटैक्ट होती है, और उसमें कोई इंटरसेलुलर गैप्स भी नहीं होते हैं, ठीक? तो वो बिल्कुल इम्परमिएबल हो जाता है। फिर उसके बाद ना जो टाइप 1 थाइमिक एपिथेलियल सेल्स थे, वो भी टाइट जंक्शन जो ऑक्लूडिंग जंक्शंस हैं उनके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और बिल्कुल उन्होंने सराउंड किया होता है वेसल्स को लाइक अ कंटीन्यूअस शीथ, तो इस वजह से वो भी एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं। और लास्टली कि जो मैक्रोफेजेस हैं ना, वो भी उस पे प्रेज़ेंट होते हैं, और अगर कोई एंटीजेनिक मॉलिक्यूल एस्केप करता है तो मैक्रोफेजेस उसको एनगल्फ कर लेंगे, ठीक? तो इस तरह हमारे पास पूरा लाइक इसकी रिच ब्लड सप्लाई भी हो जाती है, और ब्लड थाइमस बैरियर भी बन जाता है। इसके बाद लिम्फेटिक्स ये है कि थाइमस के कोई एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स नहीं, यहाँ से इफरेंट जाती हैं, और वो जैसे आर्टरीज़ और वेन्स इसकी जो कोर्स फ़ॉलो करती हैं, वही थाइमस की लिम्फेटिक्स भी करती हैं। लास्ट में आ जाता है कि थाइमस के फंक्शंस क्या हैं, तो इसका प्राइमरी फंक्शन है टी सेल एजुकेशन, ठीक है? जो थाइमिक सेल की एजुकेशन होती है। ऐसा होता है ना कि ये करता कैसे है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, सीडी मार्कर्स होते हैं ना, उनकी एक्सप्रेशन और डिलीशन, ठीक है? तो ये टी सेल एजुकेशन ऐसे होती है। फ़ीटल लाइफ़ में क्या होता है कि जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं, वो तो प्रिकर्सर्स उसके लिवर में होते हैं, और आफ्टर बर्थ जो होते हैं वो बोन मैरो में होते हैं। तो वो आते हैं वाया ब्लड वेसल्स इनटू द थाइमस, जो डेवलपिंग थाइमस होते हैं। वहाँ पे ये प्रोलिफरेट करते हैं, प्रोलिम्फोसाइट्स बनाते हैं, और प्रोलिम्फोसाइट फिर डिफरेंशिएट होते हैं इनटू इम्यूनो इनकम्पिटेंट थाइमोसाइट्स, ठीक है? जिनको हम प्री टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। अब ये जो होता है कॉर्टेक्स से टुवर्ड्स द थाइमिक मेडुला ट्रैवल करते हैं, और ये प्रोसेस 2 वीक्स लेता है, और इसके दौरान ये थाइमिक सेल एजुकेशन हासिल करते हैं, ठीक है? ये एजुकेशन कैसे हासिल करते हैं? पहले ऐसा होता है कि इन प्री टी लिम्फोसाइट्स के पास कोई किस्म का भी टी सेल रिसेप्टर या सीडी मार्कर नहीं होता है। तो अब इस एजुकेशन में क्या होता है कि वो जब आते हैं तो इनके ऊपर ये मार्कर्स लग जाते हैं। अगर ना लगे तो फिर जिनके ऊपर नहीं लगते वो तो डाई कर जाते हैं बाय एपोप्टोसिस। जब ये मिड कॉर्टिकल रीजन में जो टाइप 2 जो थाइमिक एपिथेलियल सेल्स थे वहाँ से पास होते हैं, तो इनके ऊपर एक्सप्रेस होते हैं टी सेल रिसेप्टर्स और CD8 CD4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो इस स्टेज को ये लोग कहते हैं कि डबल पॉजिटिव स्टेज है, कि इसके ऊपर CD8 भी है, CD4 भी है। अब इस डबल पॉजिटिव स्टेज में जब सेल्स होते हैं हमारे पास प्री टी लिम्फोसाइट्स, तो अब वो एक प्रोसेस से जाते हैं। इसको कहते हैं टू स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस।
पहली स्टेज में ऐसा होता है कि हमारे पास MHC1 और MHC2 मॉलिक्यूल्स जो वो होते हैं, मतलब जो थायमिक कॉर्टेक्स होता है ना, उसमें हमारे पास ये जो थायमिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो MHC1 MHC2 मॉलिक्यूल उन पे दोनों होते हैं। तो वो इन टी लिम्फोसाइट्स को शो करते हैं सेल्फ एंटीजेंस भी और फॉरेन एंटीजेंस भी, ठीक है? तो जो प्री टी लिम्फोसाइट इनको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि लाइक MHC मॉलिक्यूल यहाँ पे है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं और बाकी सारे एपोप्टोसिस के थ्रू मर जाते हैं। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन, ठीक है? और ये क्या इंडिकेट करता है कि टी सेल प्रोटीन्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज़ कर सकते थे MHC मॉलिक्यूल्स को, ठीक? अच्छा, अब नेक्स्ट में क्या होता है कि द सेल्स व्हिच हैव पास्ड द पॉजिटिव सिलेक्शन एंटर द मेडुला। अब मेडुला में क्या होता है कि दोबारा से मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स इनको सेल्फ एंटीजेंस प्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? अब वो सेल्स जो इनको रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे और सेल्फ एंटीजन को भी मारते हैं ना, तो फिर उनको एपोप्टोसिस के थ्रू मरना पड़ता है और फिर वो मैक्रोफेज उन्हें इन्गल्फ कर लेते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कहते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। तो नेगेटिव सिलेक्शन में हम ये मेक श्योर करते हैं कि वो टी सेल्स सर्वाइव करें जो कि सेल्फ एंटीजन के खिलाफ रिएक्ट ना करें, ठीक है? अच्छा, अब इसका मतलब है कि इसके ऊपर टी सेल मार्कर्स और CD8 CD4 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है? तो ये तो डबल हमारे पास पॉजिटिव स्टेज थी। तो अब ये ऐसे होता है कि सिंगल पॉजिटिव स्टेज में जाना पड़ता है इनको, ठीक है? तो इसके लिए क्या होता है कि ये हमारे पास क्या कहते हैं कि कुछ एक जो स्टेज से पास होते हैं तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो CD8 रिटेन कर लेते हैं और कुछ सेल्स जो होते हैं CD4 रिटेन कर लेते हैं जो मार्कर्स थे। तो जो CD8 रिटेन करते हैं वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बाद में बन जाते हैं और जो CD4 करते हैं वो बाद में टी हेल्पर सेल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स जो हैं ये स्मॉल ओवल या बीन शेप्ड बॉडीज़ होती हैं जो कि लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स के पाथ में आती हैं, ठीक है? और इनका काम होता है कि ये लिम्फ को फ़िल्टर करें, ठीक है? और इनका साइज़ होता है 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर के बीच में, कोई सा भी हो सकता है। और इनकी जो शेप होती है ऐसे बीन शेप्ड होती है, तो इसका जो ऐसे इंडेंटेशन आती है उसको हम हाइलम कहते हैं, जिसमें से आर्टरीज़ एंटर और वेन्स लीव करती हैं और एफरेंट लिम्फेटिक भी वहाँ से लीव करते हैं, ठीक है? और जो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो उसके जो कन्वेक्स सरफेस होता है ना उसमें आके ड्रेन करती हैं, ठीक है? अच्छा, इन लिम्फ नोड्स का भी कैप्सूल होता है और इसका जो कैप्सूल होता है वो एक ऐसे सेप्टा अंदर की तरफ देता है, तो हमारे पास इसके लाइक अंदर ऐसे कंपार्टमेंट्स टाइप भी बनते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरा ये कि इसके जो वो होते हैं यहाँ पे लिम्फ नोड्स में रेटिकुलर फाइबर्स और रेटिकुलर सेल्स एक मेशवर्क भी बनाते होते हैं, ठीक है? और इस मेशवर्क में डेंड्रिटिक सेल्स, फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस ये सारे प्रेज़ेंट होते हैं। अब फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स क्या है? ये जो है ये जर्मिनल सेंटर ऑफ द लिम्फोइड फॉलिकल्स में प्रेज़ेंट होते हैं। ऐसा होता है कि लिम्फ नोड्स में लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है? और उनका जो सेंटर होता है उसमें फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। अब ये क्या है कि इनकी लाइक ऐसे ब्रांचिंग उस तरह होती है जैसे डेंड्रिटिक सेल्स की होती है। लेकिन ये है कि ये डेंड्रिटिक सेल्स तो एंटीजन प्रेज़ेंटिंग सेल्स थे, इनके ऊपर कोई MHC2 मॉलिक्यूल्स नहीं होते कि ये एंटीजन प्रेज़ेंटेशन कर सकें। ये क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को अपने साथ बाइंड रखते हैं, ठीक है? अब जब बाइंड रखते हैं तो फिर क्या होता है कि उसके बाद फिर इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएट हो सकता है कि लाइक बी लिम्फोसाइट्स जो हो वो उसको रिकॉग्नाइज़ कर ले, या इनकी अपनी भी एबिलिटी होती है कि वो कीमोकाइन्स जो हैं वो सिक्रीट करें या प्रोड्यूस करें, ठीक है? ऐसे जो लिम्फ नोड्स होते हैं इनके भी 2 रीजन्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और एक इनर लाइटली स्टेनिंग मेड्यूला होता है। लिम्फ नोड का जो कॉर्टेक्स होता है उसके ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होता है, ठीक? और उसके फिर जो कैप्सूल की ट्यूबुक्यूली होता है ना, वो जो होते हैं वो इस लिम्फ नोड के अंदर ऐसे आते हैं और इसको इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरा ये ना कि जो लिम्फोइड टिश्यू होता है ना वो कैप्सूल से थोड़ा-सा अलग किस चीज़ से होता है, सब कैप्सुलर साइनस के थ्रू होता है, ठीक? ये यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये कैप्सूल है, ये सब कैप्सुलर साइनस है, ठीक? और ये एफरेंट वेसल्स आ रही हैं और ये हाइलम में से इफेरेंट जा रही हैं और इसमें से आर्टरी और वेन भी इन टू एंड आउट वर्ड जा रही होती हैं, ठीक है? अच्छा, फिर ये है कि जो सब कैप्सुलर साइनस है ना, इसमें क्या होता है कि एफरेंट ये जो लिम्फ वेसल्स है ये आ रही हैं, उसके बाद ये जाके बनती हैं कॉर्टिकल साइनसेस, ठीक? और ये कॉर्टिकल साइनसेस जो होती हैं वो लिम्फ को लेकर जाती है वो जो मेडुलरी साइनस होते हैं ना यहाँ पे लेकर आती है, फिर वो एफरेंट वेसल्स के थ्रू जाता है, ठीक? अच्छा, ये कॉर्टेक्स जो है ना लिम्फ नोड का वो 2 रीजन में डिवाइड किया गया है। एक है नोडुलर कॉर्टेक्स और एक है पैराकॉर्टेक्स या सुपरफिशियल कॉर्टेक्स एंड डीप कॉर्टेक्स, ठीक? तो नोडुलर कॉर्टेक्स नाम से ज़ाहिर है इसमें लिम्फेटिक नोडुल्स होंगे, सेकेंडरी लिम्फेटिक नोडुल्स और प्राइमरी भी, ठीक है? प्राइमरी में वही है कि कम्पेक्ट मास ऑफ बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और इनका कोई जर्मिनल सेंटर नहीं होता क्योंकि अभी तक ये लाइक एक्टिवेटेड नहीं हुआ था। और सेकेंडरी में क्या होता है कि जर्मिनल सेंटर और मेंटल ज़ोन होता है, ठीक है? ये देखिए इस डायग्राम में,
अगर ये एक सेकेंडरी लिम्फोइड वो है फॉलिकल या नोड्यूल है ना, तो इसके बीच में जर्मिनल सेंटर और ये इसका मेंट्रल ज़ोन, क्योंकि ये अभी एक्टिवेटेड हो चुका है और इसमें कम्पैक्टली अरेंज्ड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक? अच्छा, फिर ये कि ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं आगे फिर प्लाज़्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बनाते हैं। अच्छा, जो पैराकॉर्टेक्स है ना, ये डीपर कॉर्टेक्स होता है। इसमें क्या होता है कि इसको हम थाइमस डिपेंडेंट ज़ोन भी बोलते हैं। इसमें लिम्फोइड नोड्यूल्स नहीं होते। यहाँ की एक स्पेशल फीचर ये है ना कि इसमें पोस्ट कैपिलरी जो वेन्यूल्स होते हैं ना, वो उनको हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एंडोथेलियम होता है वो एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं होता, वो एंडोथेलियल सेल्स नहीं होते, वो लाइक बर्डल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है? और जो ये सेल्स होते हैं बर्ड एपिथेलियल सेल्स, इनके ऊपर क्या होता है, दीज सेल्स पोजेस रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो लिम्फोसाइट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनकी माइग्रेशन को हेल्प करते हैं फ्रॉम ब्लड इनटू द पैराकॉर्टेक्स, ठीक है? तो क्या होता है कि जो 90% ऑफ द लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, वो इनके थ्रू ही जाते हैं, एंटर लाइक लिम्फ नोड में इनके थ्रू ही आते हैं, और 10% जो होते हैं वो एफरेंट लिम्फेटिक्स के थ्रू वो आते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ये जो HEVs है ना, हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स, इसमें लार्ज नंबर ऑफ वाटर चैनल्स भी होते हैं, ठीक है? क्यों? फिर क्या होता है कि इससे फिर जो लिम्फ होता है वो कंसंट्रेट होता है, जो लिम्फ आता है तो उसमें लाइक ये सारी वाटर चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो लाइक वाटर कंटेंट भी बैलेंस होता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि 35% ऑफ द वाटर इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम लिम्फ्स आर रिटर्न टू ब्लड थ्रू द हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स, तो लाइक लिम्फ कंसंट्रेट हो जाता है और जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं टू द ब्लड, ठीक? अच्छा, अब ये मेडुला है, तो मेडुला में क्या है, हमारे पास ट्यूबिक्यूल हैं और मेडुलरी कॉर्ड्स हैं। जो लिम्फोइड टिश्यू है ना, वो कोई फॉलिकल की फॉर्म में होता है, कॉर्ड्स होते हैं, और इसके अलावा मेडुलरी साइनस होते हैं जिसमें लिम्फ फ्लो करता होता है और फिर इफरेंट लिम्फेटिक्स में जाता है और जनरल सर्कुलेशन में पे चला जाता है, ठीक है? अच्छा, रोल ऑफ लिम्फ नोड्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ, तो जगह-जगह पे लिम्फेटिक वेसल्स के पाथ में क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो एक मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करते हैं, एक मेश वर्क सा होता है जिसमें से बैक्टीरिया और जो और एंटीजेंस वगैरह होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, और लिम्फ जो होता है वो फिल्टर्ड लिम्फ जो होता है वो ट्रैवल करता है, ठीक है? तो ये सारा काम जो होता है लिम्फेटिक साइनसिस की मदद से होता है, जो सब कैपिलरी साइनस होता है, उसके बाद फिर कॉर्टिकल साइनसिस, फिर मेड्यूलरी कॉर्टेक्स, मेड्यूलरी साइनसिस, ठीक है? तो सारा एक इसके पीछे मैक्रोफेजेस वगैरह भी होते हैं जो कि लाइक फेगोसाइटोस करते हैं अगर कोई एंटीजन है, और वो सारी चीज़ें।